नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जेडीयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने दिया इस्तीफा। बिहार के सियासत से जुड़ी बड़ी खबर किशनगंज से आ रही है, जहां कोचाधामन से जेडीयू के पूर्व विधायक व किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू के पूर्व प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम ने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया है। वक्फ बिल के विरोध में उन्होंने यह कदम उठाया है, जिससे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम के इस्तीफे के बाद उन्होंने नीतीश कुमार का बैनर पोस्टर उतार दिया है। मुजाहिद के साथ साथ उनके सैकड़ों समर्थक ने भी जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा भेजा है। बिहार के अंचल अधिकारी के खेल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पकड़ लिया। इसके बाद आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई चलाने के बाद आरोपी अंचल अधिकारी को अब दंड दिया गया है। महिला अंचल अधिकारी दाखिल खारिज के एक आवेदन को 534 दिनों तक लंबित रखे हुई थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा कि पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा अंचल के अंचल अधिकारी मोनिका आनंद के खिलाफ 4 सितंबर 2024 को आरोप पत्र गठित किया गया, जिसमें अंचल कार्यालय का निरीक्षण कर ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट नहीं करने, स्पष्टीकरण के बावजूद निरीक्षण संबंधी प्रविष्टि दर्ज नहीं करने, दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई मापी, जमाबंदी का आधार सीडिंग एवं अभियान बसेरा 2 में प्रगति प्रतिवेदन असंतोषजनक पाया गया। साथ ही एक दाखिल खारिज के आवेदन को 534 दिनों से अधिक समय तक लंबित रखने के आरोप हैं। इन आरोपों के बाद विभाग ने कोटवा के अंचल अधिकारी मोनिका आनंद से स्पष्टीकरण की मांग की गई। आरोपी पदाधिकारी से मिले स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद अनुशासनिक प्राधिकार ने मोनिका आनंद प्रभारी अंचल अधिकारी कोटवा को संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड आरोपित किया है। निदेशक चकबंदी राजेश कुमार ने यह संकल्प जारी किया है। दिल्ली में अब नहीं होगी पानी की किल्लत, सीएम ने जीपीएस वाले 1111 टैंकरों को दिखाई हरी झंडी, कालाबाजारी पर लगेगी लगाम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संत निरंकारी ग्राउंड बुराड़ी से 1111 नए पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पानी के टैंकरों में जीपीएस लगे हैं, पानी कहां और किसके पास जा रहा है सभी पर नजर रखी जाएगी। दिल्ली में टैंकर माफिया को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में नई सरकार के 2 महीने पूरे हो गए हैं। हमने 1 महीने पहले तय किया था कि दिल्ली से टैंकर माफिया को खत्म करना है। दिल्ली में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम को लागू करना है। एक सुगम पारदर्शी व्यवस्था को किस तरह से लेकर आया जाए। उन्होंने कहा कि जब अधिकारियों के साथ चर्चा हुई तो तय किया गया कि प्रत्येक टैंकर में जीपीएस होना चाहिए, उसका एक कमांड सेंटर होना चाहिए। हर एक सेंटर से पूरी निगरानी रखी जाएगी, किसके लिए पानी भेजा जा रहा है, उस व्यक्ति स्थान पर पानी पहुंच रहा है या नहीं। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने में कांग्रेस क्यों कर रही है आनाकानी। राज्य में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस अभी उनका नाम प्रस्तावित करने से परहेज कर रही है, यह उसकी रणनीति है। डर यह है कि तेजस्वी का नाम प्रस्तावित करने पर उनके समर्थक अति उत्साह में न आ जाए। राजद समर्थक का अति उत्साह ही वह तत्व है जिससे एनडीए को ताकत मिलती है। लोकसभा चुनाव के समय भी जमुई की एक सभा में एक राजद कार्यकर्ता की अप्रिय टिप्पणी से माहौल खराब हो गया था। हालांकि 3 दिन पहले महागठबंधन के 6 दलों की बैठक में भी नेतृत्व का मुद्दा उठा। प्रश्न पूछा गया कि समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होगा। किसी के कुछ कहने से पहले कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने तेजस्वी यादव का नाम ले लिया। इससे पता चलता है कि समग्रता में तेजस्वी को महागठबंधन का नेतृत्व देने में कांग्रेस को परहेज नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे ललन सिंह के घर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आवास पर पहुंच गए। वे अपने काफिले के साथ उनके घर पहुंचे। सीएम नीतीश का अचानक से ललन सिंह के घर जाना अब सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के यहां जाना ऐसे समय हुआ जब इसी सप्ताह पीएम मोदी का बिहार दौरा होने वाले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और ललन सिंह की मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। बिहार को लेकर जारी किए गए पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने बताया कि 3 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हवा चलने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सुपौल, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की संभावना जताई है। इस दौरान किसानों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी गई है।
वहीं मौसम विभाग ने ऐसे मौसम को देखते हुए लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क और सावधान रहें। यदि खुले में हो तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान की शरण ले लें। ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी नीतीश पर चलाया कुर्सी वाला हथियार, इधर खाली रह गई कुर्सियां। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के बक्सर में पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर कुर्सी वाला हथियार चला दिया, लेकिन इस बीच जनसभा में पंडाल के नीचे तकरीबन 50 से 60% कुर्सियां खाली नजर आई। हालांकि इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, बिहार के विकास के लिए नहीं। वे देश की भलाई के लिए साथ नहीं आते। पहले वे महागठबंधन की गोद में आते हैं, फिर लगा कि भाजपा आने वाली है तो यहां से उठकर वहां चल दिए। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा कि इसे बनाने की साजिश भाजपा और आरएसएस के समुदायों के बीच विभाजन पैदा करना है। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस भाजपा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के पक्ष में नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं। उन्होंने झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है। रैली में अभी तक 12 झूठ बोले। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां, काला धन, किसानों की आय दोगुनी करने, एमएसपी की गारंटी, हर गरीब को घर समेत कई वादे निभाए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर हमलावर थे तो सामने पंडाल में कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, जिसे देखकर लगा कि जनसभा में जनता कम थी। यह नज़ारा देखकर कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ेगी, क्योंकि बिहार चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को 1 दिवसीय बिहार दौरे पर आने वाले हैं। वे मधुबनी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले बिहार के मनरेगा मजदूरों को एक बड़ी राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत धनराशि की पहली किस्त के भुगतान के लिए बिहार को 2102.24 करोड़ रुपए जारी की है। इसे लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर आने के महज 5 दिन पहले इसे मंजूरी दी गई है। एनडीए सरकार मनरेगा मजदूरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने लेट लतीफी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में राज्य के विभिन्न जिलों से आई रिपोर्टों के आधार पर विभाग ने पाया कि कई शिक्षक नियमित रूप से स्कूल देर से पहुंच रहे हैं। इससे शैक्षणिक कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए 110 से ज़्यादा शिक्षकों पर कार्रवाई की है। इन शिक्षकों के खिलाफ विभागीय स्तर पर जांच की गई और पाया गया कि इन्होंने निर्धारित समय पर स्कूल में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। इसके परिणाम स्वरूप संबंधित शिक्षकों का 1 दिन का वेतन रोक दिया गया है। विभाग की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह कार्रवाई एक चेतावनी है और आगे भी यदि शिक्षक द्वारा समय पालन में लापरवाही बरती जाती है तो और भी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। चीन से कनेक्शन, दिल्ली से गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस को किया था अलर्ट। बिहार के सीतामढ़ी जिले में हाल के दिनों में साइबर क्राइम के शिकार लोगों की संख्या बढ़ गई है। अब तो साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से मोटी रकम की ठगी कर ले रहे हैं। 2 माह के अंदर डिजिटल अरेस्ट की ठगी की 3 घटनाओं में बने एक शिकार सीतामढ़ी शहर के एक ख्याति प्राप्त चिकित्सक भी शामिल हैं। 3 शिकार में से अधिक एक युवक से 22 लाख की ठगी की गई है। इधर लोन दिलाने के नाम से सीतामढ़ी समेत विभिन्न जिलों के लोगों को साइबर अपराधियों ने चूना लगाया है। खास बात यह है कि लोन के नाम पर ठगी का गिरोह सीतामढ़ी शहर में ही ऑपरेट कर रहा था। 3 दिनों पहले शहर के मथुरा हाई स्कूल रोड रिंग बांध स्थित रीजनिंग सर्किल स्थित फर्जी कॉल सेंटर से 7 साइबर बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नया खुलासा किया है। बदमाशों से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े बदमाशों के तार सिर्फ सीतामढ़ी ही नहीं, मुजफ्फरपुर, मधुबनी के अलावा देश के अन्य शहरों से जुड़ा हुआ था। बताया गया कि सीतामढ़ी में संचालित फर्जी कॉल सेंटर के खिलाफ विभिन्न जिलों में पहले से कुल 21 मामले दर्ज हैं। वहीं सबसे खास बात यह रही कि साइबर थाना पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि कॉल सेंटर का लिंक चाइनीज साइबर फ्रॉड से भी जुड़ा है।